हम बात करेंगे एयर कंडीशनर क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, टन का, यूनिट का, इसके और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डिटेल्स के भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कंडीशनर क्या होता है। एयर कंडीशनर इज अ सिस्टम और मशीन दैट्स प्रोवाइड कूलिंग for a desired space and extract heat from the space and reject to the atmosphere। इसका मतलब है एयर कंडीशनर एक ऐसा सिस्टम है और मशीन है जो प्रोवाइड करता है, कूलिंग को देता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है जिस जगह पर, और उस जगह से हीट को निकालता है और एटमॉस्फेयर में बाहर कर देता है, जो मतलब रूम के बाहर कर देता है, जिस जगह से हमें चाहिए उस जगह से बाहर कर देता है। एयर कंडीशनर की यूनिट होती है टन। टन होती है। टन का मतलब क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि 1 टन का एयर कंडीशनर है या 1.5 टन का एयर कंडीशनर है। तो इस टन का मतलब क्या है? द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द मेल्टिंग ऑफ 1 टन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। इसका ये मतलब है जो इफेक्ट 1 टन आइस के पिघलने से 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे में जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं टन। वही 1 टन का एसी काम करेगा हमारा। 1.5 टन के लिए हमारा आ जाएगा, जैसे 1 टन में 1000 किलो होता है तो 1.5 टन का एसी हो गया, तो 1.5 में हो जाएगा 1500 केजी, मतलब 1500 केजी, 1500 किलो बर्फ मतलब आइस 0 डिग्री पर 24 घंटे में पिघलने पर जो कूलिंग देगा वही हमारा 1.5 टन का एसी देगा, और 1 टन के पिघलने पे 1 टन का एसी देगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम फोर्थ बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के भी बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी विंडो टाइप है जो हमारे घरों में एसी यूज़ होता है, ये वो है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने इवेपोरेटर बनाया है, ये हमने कंप्रेसर बनाया है, ये थर्ड हमने कंडेंसर बनाया है, और जो आप पेंसिल से देख रहे हैं ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैं आगे बात करेंगे। फोर्थ हमारा है यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व, ये फिफ्थ हमने मोटर बनाई है, सिक्स्थ हमारा यहाँ पे ब्लोवर हो गया, सेवंथ फैन हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे कूलिंग करने के लिए जो गैस यूज़ होती है, रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है इस प्रोसेस के दौरान, वो फ्रीओन होता है। फ्रीओन की FREON, फ्रीओन। ठीक है दोस्तों, इसको R22 भी बोला जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, R22 भी बोला जाता है। अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा इवेपोरेटर रूम के अंदर है जहाँ पे हमें कूलिंग करनी है। यहाँ पे हमारा फ्लूइड जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो कर रहा है। अब ये हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा इवेपोरेटर में, रूम से हीट लेगा, हीट लेते ही कंप्रेसर के पास जाएगा। जब ये जो हमारे लिक्विड में होगा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड में होगा वो यहाँ पे हीट लेगा, हीट लेते ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर के बाद हो जाएगा कंप्रेसर पे। कंप्रेसर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम को कम करेगा, जिसके वजह से हमारा कंडेंसर पे चला जाए प्रेशर इंक्रीज करके। अब कंडेंसर पे जाएगी तो कंडेंसर पे ये जो हमने बताया था सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। आपको पता होगा हीट हमारी जब ज़्यादा फ्लो होती है हमारा सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है। हीट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट के जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा हीट का ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि हीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, सरफेस एरिया हमने बढ़ाया, हीट का ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा होगा, जल्दी से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में निकलेगी। ये कंडेंसर हमारा रूम के बाहर होता है, जो घरों में हमारा यूज़ होता है रूम के बाहर होता है। आपने पीछे की साइड देखा हो जो जहाँ पे जाली लगी होती है, जाली के बीच बीच में हमारी जो ट्यूब्स जाती हैं, ये इसको कंडेंसर बोलते हैं। और इसलिए जो ये हमारी वर्टिकल है जाली जो है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ इसका काम ये है कि हीट बढ़ाता, सरफेस एरिया बढ़ के हीट का एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब जो यहाँ पे आया था हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आया था, उससे हीट निकालते ही क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों ये तो पता होगा कि जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी चीज़ ठंडी होगी, जितना ही टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा उतनी ही गर्मी होगी, मतलब हीट होगी। एक्सपेंशन वाल्व पे जाके जो लिक्विड है उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। वापस जो लिक्विड है वो इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर पे हीट लेते ही फिर क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे जब प्रोसेस हो रही है तो बात ये होती है कि मोटर का, फैन और ब्लोवर का काम क्या है। यहाँ पे ब्लोवर का काम ये है
कि जब ब्लोअर क्या करता है कि किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है एयर को। इसका काम क्या है, ये एक क्लोज्ड में होता है, ऐसे फिक्स्ड होता है। ये इवेपोरेटिंग कॉइल है ठंडी करने के लिए। ब्लोअर क्या करेगा, जो रूम में एयर हमारी जो है, जो हीट है उसको खींचेगा अपनी तरफ। खींचते ही हीट जो हमारे रूम के अंदर जो गर्म चीज़ है यहाँ पे आके टकराएगी, रूम हमारी हॉट एयर इवेपोरेटर को टकराएगी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी होते ही साइड से बाहर निकल जाती है रूम के अंदर। जो आपने देखा होगा जो फिन्स लगी होती है जिससे हम फ्लो कंट्रोल करते हैं, वो यही होती है कि हमारा हीट अंदर खींच रहा होता है और ब्लोअर से ये इवेपोरेटिंग कॉइल पे टकराती है हीट, जिसके वजह से वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होते ही हीट ये ले लेगा, हीट लेते ही कंप्रेसर पे चला जाएगा। तो ऐसे ही हमारा एक काम ब्लोअर करता है। ब्लोअर खींचता है एयर को, गर्म हॉट एयर को अंदर की रूम के, और यहाँ पे टकराती है हॉट एयर हमारी और साइड से बाहर निकल जाती है। जहाँ पे हमारे देखो कंट्रोल करते हैं हम अंदर से फेंस को, क्या एयर हमारी साइड है वो यही होता है। ठीक है, रूम ऐसे हमारा ठंडा होता रहेगा। अब यहाँ पे आती है फैन क्या करता है। फैन का काम ये है दोस्तों, जो यहाँ पे हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आया है उसको हवा देगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमारी बाहर निकले। जैसे हवा मारेगा इस पर, सरफेस एरिया तो बढ़ गया, हीट तो निकलेगी, लेकिन क्या होगा बहुत देर में भी निकलती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो फैन क्या करेगा, उस हीट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेगा, जिसके वजह से हमारे रेफ्रिजरेटर इंजन ये हमारा एयर कंडीशनर होता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे चला गया मोटर, एक शाफ्ट होती है डायरेक्ट, इसको मोटर का इसको रोटेट करता है, इन दोनों को एक ही शाफ्ट से रोटेट करता है। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आ जाती है, जब हमारा एसी घर में लगा होता है तो पीछे जब हमारा कंडेंसर की साइड से नीचे से पानी की कुछ बूंदें टपकती हैं जब हमारा एसी चलता है। आपने देखा होगा घर के पीछे से घर के जो लगा होता है बाहर, उसके एसी के हमारे पीछे से पानी टपकता है। पानी इसलिए टपकता है, आपको पानी टपकने की थोड़ा सा रीज़न बताऊंगा मैं। इसके पहले क्या हो, जैसे आपने ठंडा पानी की बोतल जो फ्रिज से निकाली, अपने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाली, तो भाप निकलती है। आपने बोतल की साइड से देखा होगा भाप निकलती है। भाप थोड़ी देर बाद देखा होगा अपने बोतल के साइड से ना पानी जैसा टपक रहा होता है नीचे को। वो इसलिए होता है, जो हमारी कोल्ड एयर जो भाप निकल रही है वो कोल्ड एयर है, नॉर्मल ठीक है, जिसके अंदर वेपर्स आ गए हैं। वो एयर के बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बोतल का टेम्परेचर कम है, इसलिए ठंडी है। तो वो अपनी हीट दे रहा है, ले रहा है हीट को। ठीक है, हीट लेते ही क्या होगा, जो गैसेस हमारी जो वाटर वेपर्स गैस में है जो बाहर निकल रही है एयर, वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में आपने देखा होगा भाप खत्म हो जाती है निकलना और वो हमारा पानी साइड से टपक रहा होता है। सेम यही यहाँ पे भी होता है, जब हमारी हॉट एयर यहाँ पे आती हैं तो क्या होता है, ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होते ही क्या होगा, वो कंडेंस भी हो जाते हैं। जो हमारे एयर के अंदर, रूम के अंदर वाटर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर के अंदर जो हमारे वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पे आके कांटेक्ट में आते ही ठंडे वो हो जाएंगे, हीट लेगा। हीट और ठंडे की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होते ही वो बाहर निकाल देंगे। और आपने देखा होगा जब हमारा एयर कंडीशनर घर में लगता है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, मतलब कंडेंसर हल्का सा नीचे होता है और एयर जो इवेपोरेटर हल्का सा ऊपर लगा जाता है। मतलब एसी को थोड़ा सा ना यू इंक्लाइन में कर दिया जाता है, हल्का सा इंक्लाइन इसलिए करा जाता है ताकि जो हमारे जो यहाँ पे कंडेंस हुई है वाटर वेपर्स एयर के यहाँ पे कंडेंस हुए हैं, वो हमारी दीवार में ना जाए, दीवार में ना जाके बल्कि सीधा वो बाहर निकल जाए आके। अब दोस्तों यहाँ पे कूलिंग एक प्रोसेस होता है, इस साइकिल के दौरान एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं कूलिंग डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, कूलिंग डीह्यूमिडिफिकेशन उसको हम बोलते हैं। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे एयर में वाटर पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट, उसको निकाल लेना बाहर, एयर को बिना उसकी ड्राई एयर को चेंज किए बिना। रूम के अंदर यही होता है, जो हमारी गर्म एयर होती है और अंदर रूम होता है, उसके अंदर एयर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर के प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को खींच लेता है ये बाहर। और नॉर्मल एयर तो रहती है लेकिन उसमें से एयर के पार्टिकल्स को बाहर खींच लेता है, जिसकी वजह से ठंडक पैदा हो जाती है। कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन पे काम करता है। दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों शेयर करें। हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए।